गोबर ने कामना से उदित मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए। मंदबुद्धि गोबर में दिमाग आ गया। मंदबुद्धि गोबर तो ये कह रहा है कि भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट भोजन मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे। जुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका कि कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं है। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहां मिलता है, उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सर्वस तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस दोगे। समझा दिया कि पागल, ऐसे प्रेम नहीं होता। शादी ब्याह का जुगाड़ देख। मेरे पास क्या है जुनिया, मंदबुद्धि गोबर नहीं समझ पाया। मेरे पास क्या है जुनिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूं कि मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। लखपति पैसे दे सकते हैं, लेकिन दिल, जो प्रेम, जो स्थायित्व मुझे तुझसे मिलेगा वो तो कोई लखपति भी नहीं दे पाएगा। तुम मुझसे भीख नहीं मांग कर मुझे मोल ले सकते हो कि तुम तो मुझे खरीद ही लो ना। खरीदने का मतलब ये नहीं है कि भाई तू मेरे बाप को पैसे दे और मेरा मोल भाव करके ले जा। खरीद ले मतलब दिलों का सौदा कर ले, मतलब शादी ब्याह की तरफ रिश्ता। मोल ले ले मतलब शादी कर ले से है। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा। खरीद लेने की बात आई है तो दाम क्या देना होगा। मेरा होकर रहना पड़ेगा। स्त्री यही चाहती है, जिसके जीवन में जाए वो उसी का होके रहे बस, और इधर उधर नहीं घूमने का मांगता है। एक जगह टिक कर रहने को मांगता है। और पुरुष, उसमें तो जन्मजातीय प्रवृत्ति नहीं है। अपवाद छोड़ दिया जाए तो कहेगा पत्नी से ऐसे ही, तेरे लिए जीना तो पे बारो उर्वशी सुन राधे के सुजान। लेकिन ये उसके आगे का सच है, उसके पीछे का सच तो वही जानता है। इस बात को जुनिया जानती है कि ये लंपट होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों से उसका सामना पड़ा है। तो वो कहती है कि मेरा होकर रहना पड़ेगा। देख लो, किसी ने किसी को कहा है क्या आई लव यू, नहीं कहा ने। डायरेक्ट बात चल रही है, जड़ों पर चोट है कि मेरा होकर रहना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। ये होता है प्रेम। ये नहीं होता सेंटर पार्क चल रही है क्या, पिक्चर देखने चल रही है क्या। ये तो टाइम पास जुगाड़ है। सीधी बात करो, जाओ सुनार के मंगलसूत्र पहना दे गले में। करता है प्यार, ले आ 2-4 तोले का मंगलसूत्र डाल दे गले में। सीकर वाली तो कहती है ज्यादा सोना चाहिए तो मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी, क्योंकि फिर मैं घरवाली हो जाऊंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद, उसको भय भी हो रहा है, उसको आनंद भी आ रहा है, उसको रोम रोम पुलकित हो उठा है ना। ये कैसे होगा, उसको रोमांच हो रहा है। होता है ये रोमांच तो तुमने महसूस किया हो तो, कोई पहली बार किसी को निवेदन होता है ना तो ऐसा ही फील होता है। गोबर को ऐसा ही हो रहा है कि जुनिया को रख ले तो रखेली को रखकर घर में रखेगा कैसे। बिरादरी का झंझट जो अलग है, सारा गांव काव काव करने लगेगा, सब दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो घर में घुसने ना देगी। अम्मा और दादा कह रहे, और ही को दादा और माँ को अम्मा, तो अम्मा तो घर में मतलब धनिया, घर में घुसने ना देगी। लेकिन जब स्त्री होकर ये नहीं डरती तो पुरुष होकर वे क्यों डरे। बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वो अलग रहेगा। जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है। कितनी समझदारी की बातें करती है, मिचमिची आंखों वाली। क्या है? गाल फूले हुए हैं, आंखें मिचमिची है, नाक यहां से लाल थी उस दिन। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूं, फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है। और गांव क्यों छोड़े, माता दी ने चमारिन बैठा ली। ये माता दीन वही है जो कि दाता दीन का बेटा है। और पूरा गांव जानता है कि ये पंडित जी है और सिलिया से प्रेम करता है। सिलिया, ये चमारिन जो शब्द आया है ना,
ये किसके लिए आया है? सिलिया के लिए। कि सिलिया को घर पे बिठा रखा है। और सुनो, ये गाली जैसी है, ये गाली जैसी है। घर में रख लिया जाए जिसको, तो उसको बोल देते रखेल। पर रखेल शब्द से स्त्री बुरा मान जाती है, क्योंकि ये गाली जैसी लगती है। भाई विवाह करके लाया है तो घर वाली हूं, रखेल कैसे? है ना? तो ये उसी भाव से है। तो किसी ने क्या कर लिया, दाता दीन दांत कटकटा करके रह गए। दाता दीन ने क्या कर लिया बाप ने, माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा के मुंह में पानी नहीं डालेगा, पूरा स्नान विस्नान ध्यान करता है। अब लोग कहते हैं कि छोटी जाति के साथ में एडजस्ट हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया तेरा। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं। अभी कोई बात है क्या? भोजन अलग पकाओ खाओ, लेकिन अब सब साथ में उठना बैठना तो है ही ना। दाता दीन और वे साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने बामणी रख ली। गांव में सबका मामला सेटलमेंट है। एक जिंदगी मिली है, उसको अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो देख लेना किसने किसको बिठा लिया है। तो इसके पास तो सिलिया है। अब वो सोच रहा है भाई मैं भी ऐसा कर लूं तो कोई नया काम तो करूंगा नहीं। झिंगुरी सिंह के घर में बावणी है, उसका किसी ने क्या कर लिया। उनका जितना आदर मान तब था उतना ही आज है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब तो उसके रुपए से महाजन बन बैठे हैं। किसके पैसों से? बामणी पैसे वाली थी, और ठकुराई का रौब तो था ही, अब महाजनी का रौब भी जम गया। तो झिंगुरी सिंह जाति का क्या है? ठाकुर। अब तो वो लेन देन का भी काम करने लग गया, तो महाजन बन गया। मगर फिर ख्याल आया कि दुनिया दिल्लगी तो नहीं कर रही है कभी, कभी ये मजाक कर रही हो और मुझे सच्चा प्यार हो जाए और फिर ये मना कर दे, तो सिवाय मरने के फिर कोई रास्ता नहीं है। पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था, जब बात को आगे बढ़ाया जाए। उसने पूछा, मन से कहती हो जूना? अरे प्यार से बोला है। जुनिया को क्या बोल दिया प्यार से? जूना। प्यार से पूरा नाम नहीं लेते, छोटा ही लेके बोल देते हैं। कि खाली लालच दे रही हो, मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी। पूछ रहा है हो जाओगी? तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं मैं इस बात को? मुझे कैसे मालूम चले कि तुम मेरे हो गए? तुम जान भी चाहो तो दे दूं। आ गई ना जान पिक्चर। वही तो मैं कह रहा था कि अजय देवगन ने बनाई है जान पिक्चर। जान देने का अर्थ भी समझते हो? है? तुमको भी समझा रही है? तुम भी बात बात में बोल देते हो लड़को, जान दे दूंगा जान दे दूंगा। जाने कितनी तो जान रखते हैं अंदर। किस किस को जान दे दोगे यार? जान तो एक ही है यार। है? जान दे दूंगा। वो कोई मीर जैसी गुंडी लड़की होती है ना, ले चाकू ले ससुर अभी जान दे अभी। है? तो जान दे ले लू जान, मैं तो भाई दे दे जान। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना। जान देने का मतलब ये है, बेचारी झुनिया तो घुमा फिरा के वहीं ला रही है उसको। कि जान तो देने की बात कर रहा है ना, इसका मतलब है साथ रह के जीवन का निर्वाह करना। क्योंकि देखो बच्चे लोगों, शुरू शुरू में तो ये आकर्षण होता है, और 10 दिन की यारी के बाद ये आकर्षण खत्म हो जाता है। उसके बाद जिंदगी की जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। अभी तुम एक तो ये मस्तराम तुम हंसते रहते हो, अभी साल 1.5 साल बाद पूछना इस बच्चे से, ये ऐसे मिलेगा तुमको जिम्मेदार, जिम्मेदार नागरिक की तरह मिलेगा। बहुत जिम्मेदारी होती है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, कमाने खाने की चिंता भी हो जाती है। फिर एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभा करते रहना, कि एक बार हाथ पकड़ लिया ना तो जिंदगी भर निर्वाह करना है। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े, मुंह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी। भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं। तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे कि कहीं ऐसे लंपट तो नहीं निकल जाओगे। अब कोई कहता है इसको गोबर जो होता थोड़ा तेज तर्रार, कि फूलों का रस लेके, बाल विधवा तो पहले से ही है, वहां बंबई में रह के आई है, रस कहाँ है तेरे में? अब तो मैं तेरे पे उपकार कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूं तो
पर बेचारे को गई गांव में तो मान सम्मान मिल ही नहीं रहा। घर की सब, गांव की सब बहन है और भाभी है, तो ऐसे में मिल रही है मिचमिचियां आंख वाली, वो भी बढ़िया है। तो इसलिए कि कह रही है, वो समझा रही है ऐसे मत कर लेना तू। गोबर के एक हाथ में गाय की पगैया थी और दूसरे हाथ से उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ पड़ गया हो, करंट आ गया है इसको। कुल मिलाकर के ये पहला स्पर्श था, ऐसा ही होता है। इसके लिए तो, गोबर के लिए तो ऐसा ही था। कितनी मुलायम गुदगुदी अछड़ो। तुम भी यार हो, प्रसंग पकड़ो जो परीक्षा में आने के लायक हो। और वो कह दिया उसे गंभीर भाव से, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना, याद रखना, तुझे याद रखूंगा जूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। और गाय के संग संग पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया शादी का। जोनिया विश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह सब कहते हैं गोबर, बल्कि इसे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो तो मुझे बता दो, मैं सचेत हो जाऊंगी। ऐसों को मन नहीं देती मैं, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूं। जो ऐसे मिलते हैं ना लंपट तुम्हारी तरह, उनसे तो मैं हंस बोल लेती हूँ। अब मेरे हंसने बोलने को ही सामने वाला गलती से प्रेम समझ जाए तो उसकी नादानी। और देखो, एक बड़े समाज की विशेषता देखो आप, बड़ा कहा जाने वाला समाज, उनसे तो खाली हंस बोल का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ, एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कितने बड़े बड़े अधिकारी हैं तुम देख लो भाई, परंतु इसमें प्रोफेसर का नाम नहीं आया है, देख लो भाई। हाँ, इसमें एक प्रोफेसर जरूर आता है, प्रोफेसर मेहता, लेकिन वो रसिक नहीं है, वो गंभीर है। मालती उसके पीछे पागल है, लेकिन वो मालती को भाव नहीं देता है। अंत में स्थिति जरूर बदलती है, जो भी है। तो देखो कैसे कैसे कहते हैं, रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, जुनिया, ऐसे, जुनिया मुझे तरसा मत रानी। नशीली चितवन से घूरता है कोई, मानो सारे प्रेम से बेहोशी हो गया है। कोई रुपया दिखाता है, पैसा है मेरे पास, कोई गहने दिखाता है, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं। सुन रहे हो, बड़े बड़े अफसर सौंदर्य की पूजा करते हैं, ये देख लो तुम। हरि सिंह तो भी सुन लो, गोदान पहली बार पढ़ रहा होगा। दुनिया ऐसे समाज को बेनकाब कर रही है, जो बड़े बड़े होने के दावे करते हैं। सब की नस पहचानती हूं, देखो, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी, कि तेरा जन्म जन्मांतर साथ निभाएंगे। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूं, सबके सब भौरे, रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूं, तिरछी नजरों से देखती हूं, मुस्कुराती हूं। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूं, उल्लू बनाती हूं। और वाकई में सही है, सही करती है। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं आएगा, वह मर जाए तो मैं कहूंगी अच्छा हुआ, निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी, उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। दुख में, सुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूं, हरजाई जान रहे हो, बेवफा। एक तो पता नहीं, इधर जाते हैं तो किसी महोदय ने एक चाय की दुकान का नाम धर रखा है, बेवफा चाय। मैंने कहा ये क्या, जिसका दिल टूट जाता है वो शायद वहां बैठ के चाय पीता होगा, इसलिए नाम धर दिया हो। है, सबसे हंसती बोलती फिरूं, ऐसी नहीं हूं मैं। ना रुपए की भूखी हूं, ना गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूं, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा शेर दूध लेते हैं। एक दिन उसकी घरवाली कहीं नेवते में चली गई। सुन रहे हो, पंडित जी और है ब्रह्मज्ञानी। ये वो पंडित जी हैं जो रोज नहाते धोते हैं टाइमली, और भगवान जी की उपासना करते हैं, जप माला, छापे, तिलक।
वो पंडित जी की घरवाली चली गई कहीं नौते में, मुझे क्या मालूम। और दिनों की तरह मैं तो दूध लिए भीतर चली गई, वहां पुकारती हूँ बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई है? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा वह एक नेवते में गई है, और मेरी ओर 2 पग और बढ़ गया। मैंने कहा तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। बोला आज तुम यहां से न जाने पाओगी झूनी रानी। झूना कह रहा है, कोई झूनी कह रहा है। अच्छा, झूनी संबोधन नहीं दिया गोबर ने, गोबर ने तो झूना कहा है कि झूनी रानी रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से न बचोगी। तुमसे सच कहता हूं, तुमसे सच कहती हूँ गोबर, मेरे तो रोए खड़े हो गए, मैं डर गई। अब आप देख लो तथा कथित सभ्य समाज की किस प्रकार से प्रेमचंद यहां पोल खोल दे रहे हैं। और एक जगह तो झिंगुर सिंह वाले प्रसंग में गोदान में लिखा भी है कि जिनकी शादी नहीं हुई उनकी तो बात छोड़ो, उनका तो समझ में आता है, पर जो घूंघट की आड़ लेकर बैठी है, घूंघट की आड़, ग्रामीण समाज में इस प्रकार के रिश्ते बनना एक सुलभ ढंग से प्रेमचंद ने दिखाया है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि वास्तव में बिना दुराव के और बिना कोई छुपाव के प्रेमचंद ने संपूर्ण ग्रामीण जीवन की सच्चाई को उजागर किया है, कोई भी पहलू उनसे छूटा नहीं है। तो ये प्रसंग ये था। कुल मिलाकर के वह वहां से तो जो है किसी प्रकार से भाग जाती है। उसने कहा कि मैं अहीर की लड़की हूं, मूछ का एक एक बाल ऐसे मुड़वा लूंगी, परंतु कोई संवाद आने के लायक नहीं है। और आगे चलो। हाँ, फिर सुनो आगे। तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो, हाथ लगा जोड़ने पैरों पड़ने, प्रेमी का मान रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी। कभी कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं भगवान पूछेंगे मैंने तुम्हें इतना रूप दिया धन दिया है, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो तुम क्या जवाब दोगी? कि तुम्हें रूप दिया है तो दान कर, क्या पागल आदमी है? रूप का दान दो। रूप का कोई दान देने की चीज होती है कि मैंने तुझे रूप धन दिया, मतलब रूप का धन दिया है, तू दान क्यों नहीं कर रही? मैं पंडित जी हूं, मैं दान मांग सकता हूं, तुम मुझे रूप का दान दो। और देखो ये पंक्ति परीक्षा में आई हुई है, मैं विप्र हूं यानी ब्राह्मण हूं, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूं, आज रूप का दान दे दो। ये ब्राह्मण कहीं वही तो नहीं आ रहा पंडित दाता दीन? ऐसा लुच्चा तो वही है, पर स्पष्ट नाम नहीं आ रहा है, तो विप्र आ रहा है, तो ब्राह्मण के लिए जिस घर में दूध देने जाती है उसके बारे में ध्यान रखना। ये बात उसने जुनिया को कही है, ये नेट में आई हुई पंक्ति है। आगे चलो। फिर मन रखने के लिए मैंने कह दिया कि 50 रुपए लूंगी, सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकाल कर मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली गई, तो उसने हाथ पकड़ा और मैंने हांडी उसके मुंह पे दे मारी। सिर से पांव तक चोट लगी उसको, जो भी है, लात और जमादी पड़े पड़े में दो, और किवाड़ खोलकर भाग गई। गोबर ठट्टा मार के हंसा, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा धुल गई होगी है। गोबर को अच्छा लगा, अच्छा इतनी एकनिष्ठ लड़की मेरे जीवन में आ रही है, 50 रुपए नहीं लिए, 50 रुपए में तो गाय आ जाती है? ये है स्वाभिमानी तो है, झुनिया है कि नहीं स्वाभिमानी। और रूप सौंदर्यवान भी भाई मानना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रसंग तो यही कह रहा है। दूसरे दिन उसे घर गई घरवाली से और बोल दिया क्या उसकी से, अच्छा अपने बैठक में सिर पर पट्टी बांधे पड़ा था क्योंकि चोट लग गई थी ना उसको। मैंने कहा कहो तो कल तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित जी। लगा हाथ जोड़ने, मैंने कहा अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं।
सिर जमीन पर रगड़ कर करने में, इज्जत तुम्हारे हाथ में जूना समझ लो। क्योंकि बीबी को यदि कह दिया कि तेरे पति ने ऐसा किया है, अत श्री महाभारत, फिर तो बीबी मारेगी, उसकी मल्लम पट्टी कर रही होगी जो भी है। कुल मिलाकर के बात यह है कि दोनों का एग्रीमेंट हो चुका है कि भाई हम पति पत्नी बनेंगे एक दूसरे के। और कुछ दुनिया ने अपने जीवन के जो पुरुष लोलुप समाज है उसके प्रसंग सुनाए। गोबर अपने यौवन का तिरस्कार, अच्छा क्या बात चली, जोनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा कि तुम उसे न पाओगे, खास देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। उसने कहा कि मैं उसकी मरम्मत कर देता। अब वो थोड़ा अभी शरीर से भरा हुआ नहीं है, 16 साल का तो है। और गोबर अपने यौवन का तिरस्कार नहीं, बोला कि मोटे होने से क्या होता है, या फौलाद के फौलाद की हड्डियां हैं चाहे सूखी है क्यों नहीं है, सही बात है। ये तो कोई थोड़ी भाई मोटे आदमी में ताकत होती है, फौलाद की हड्डियां हैं। 300 दंड रोज उठक बैठक करता हूं, दूध घी नहीं मिलता, नहीं तो अब तक सीना यो निकल आया होता। खैर जो भी है, गांव के छोरों में जोश भी रहता है। 16-20 साल के जाएंगे नहाने, वहीं लगाएंगे दंड वंड लगाने, खेतों में दौड़ेंगे, दिल्ली पुलिस की करेंगे, राजस्थान पुलिस की दौड़ करेंगे। जूनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा क्या, चलो छोड़ो जो भी है। ये देखो जूनिया क्या कह रही है, अच्छा अच्छा वो दिखा रहा है कि देखो, छाती फैला के दिखा रहा है। जूनिया ने कहा कि अच्छा कभी दिखा दूंगी, किसको, उस आदमी को। लेकिन वहां तो सभी एक से एक है, तुम किस किस की मरम्मत करोगे। न जाने मर्दों की, न इसको रेखांकित करो, न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहां कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस लगे घूरने, छाती पीटने, हाय हाय करने। और ये जो बड़े आदमी कहलाते हैं ना तुम्हारी तरह, ये तो निरे लंपट होते हैं। और फिर मैं कोई सुंदरी भी नहीं हूं, तो सुंदरी नहीं है लेकिन युवा तो है, बस। कौन किसको बोल रहा है याद रख लेना और आगे चलो। जोनिया ने हल्का सा पीठ में घूसा मारा। इनका रास्ता कितना लंबा हो गया, इतना जो अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था जो भी है। तो और क्या है कि औरों के चापलूसी करने कुछ क्या ठीक है, ये क्या। उनकी बात चल रही है, गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा ले। जुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूसा जमाया। औरों की तरह तुम भी चापलूसी करती हो, मैं ऐसे कुछ नहीं जानती नहीं हूँ, मगर लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने वगैरह वगैरह जो है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है, ससुराल किसकी, तो दुनिया का आदमी असल मर चुका है ना दंगों में, हिंदू मुस्लिम के दंगों में। उसमें गपड़ू गपड़ू नाम के कश्मीरी रहते हैं, कौन किस नाम के, बताओ, गपड़ू गपड़ू नाम भी आ गया। कश्मीरी रहते हैं, बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था, उनकी 3 लड़कियां थी, कोई 20-20, 25-25 की होंगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी, एक साहित्य कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी, सितार बजावे, हारमोनिया बजावे, नाचे गावे। लेकिन ब्याह कोई न करती थी, राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी, या मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था, है ना, नहीं करती लड़की शादी। और उस जमाने में, आज के जमाने में तो ये अंतर है कि पहले 20-25 जो बहुत बड़ी उम्र मानी जाती थी, आज तो 30 साल भी कुछ नहीं है ना। तुम ही देखो, किसी भी लड़की को आमतौर से देखोगे 27-28 की नॉर्मल है सबकी, 27-28 से पहले तो शादी नहीं हो पाती। 30 साल के जब हम कहीं होते हैं, जग जम जाते हैं, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी है, और लगता है भाई अब हम शादी करेंगे, तो एज वैसी बढ़ गई। लड़के की 35 साल हो गई, लड़की की 30 साल नॉर्मल हो गई, ऐसे करके है। और अब ये प्रसंग है सब जो है स्त्री पुरुषों के प्रसंग है, और गोबर जुनिया के द्वारा चल रहे हैं।
गोबर के लिए ये एक नई दुनिया की बातें थी। तन में होकर सुन रहा था, पूरा प्रसंग सुना रही है जुनिया। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। जुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातें, अपने सतीत्व का बखान भी किया उसने। कैसे मैंने दूध दे मारा, कैसे 10-10 के 5 नोट नहीं लिए। ले लेती बावड़ी, क्या दिक्कत थी, और लेके भाग जाती, ना देती। और बकवास करता तो कह देती मैं तेरी बहू से कह दूंगी। है, तुम तो ले लेते, इसका मतलब क्यों भाई हंस रहे हो? तो तुम जुनिया होती तो ले लेते क्या? तो भाई कुल मिलाकर के जुनिया ने अपना पूरा प्रभाव जमा दिया। सबसे पहले तो उसको देखा तो उसके रूप सौंदर्य यो अवस्था पर ही वो फिदा हो गया। फिर उसने अपना ज्ञान पूरा अनुभव सुनाया। ज्ञानी है वो, अनुभवी है, सतीत्व का बखान कर रही है। तो ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी नहीं नारी, उसे मिल जाए तो धन्य भाग। आप पंचायत हो चाहे बिरादरी जुड़े, क्या फर्क पड़ता है। लिया था इसे डांड, जब ये भगा के ले आया ना, तो मेरे ख्याल से 30 मन अनाज 80 रुपए ऐसा डांड लिया था, आएगा इसमें उल्लेख। झुनिया ने जब देख लिया कि उसका रंग जम गया है, स्त्री मनोविज्ञान जानती है कि पुरुष को कैसे अपने बस में करना है, ये उसकी अदाएं थी। बेचारा भोला भाला गोबर 16 साल का, देख लिया कि उसका रंग जम गया, तो छाती पर हाथ रखकर और जीभ दांत से काटती बोली, अरे तुम्हारा तो गांव आ गया। जब तक पूरा किस्सा सुना दिया, रंग जमा दिया पूरा एकदम। तुम भी बड़े मुरे हो, मुझसे कहा तक नहीं कि लौट जाओ। ये कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा कि एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चल चलती, अम्मा भी तो देख ले। झोनिया ने लज्जा से आंखें चुरा कर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी, मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना। मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी घर के पीछे, आंगन के नीचे मेरी बेरी के पीछे। बेचारी मर गई वो छोरी है ना, बढ़िया सी थी, मलूक सी, वो गाना ही काटा लगा, मर गई ना वो। और जो ना मिली तो लौट जाना, तो फिर नहीं आऊंगा, आना पड़ेगा, नहीं कह देती हूँ। तुम भी वचन दो कि मिलोगी, मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। जुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में दोनों एक दूसरे पर अपना अधिकार जमा चुके थे, है ना, प्रथम मिलन ही तो था ये। उस दिन तो सामान्य संवाद था, अब ढंग से बात हुई है। जुनिया जानती थी कि वह आएगा, कैसे नहीं आएगा, और गोबर जानता था कि वह मिलेगी, कैसे ना मिलेगी। जब तक अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। आनंद ही आनंद है। अच्छी लड़की मिल रही है और घर में मिल गई गाय है। गाय का पैसा क्यों ले रहा है? बोला दहेज में गाय दे देता, भाई छोरी विदा कर रहा हूं, गाय और ले जा साथ में। भाग 6 15 मिनट में हो जाएगा, इंपोर्टेंट संवाद ही देखने हैं। अभी भी जो ये तुमने देखा था ना कि रूप का दान तो रोज पाता हूं, ये भी नेट की परीक्षा में आया हुआ कथन था। कथन किसका है? झुनिया का है कि मालती का है कि धनिया का है कि पुनिया का है? झुनिया का है। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में। सेमरी में कौन रहता है? राय साहब। पानी के छिड़काव शीतल से हो रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं देखता हूं, देखो कुछ इसमें करना है क्या। मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी से सिंह द्वार से भाई बड़े आदमी के घर बड़े आदमी आएंगे। 3 महानुभाव उतरे हैं, खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने, एक नाम है ओंकार नाथ, वेरी इंपोर्टेंट, यूजीसी का आया हुआ सवाल है। इस उपन्यास में एक बिजली पत्रिका के संपादक बताए गए, कौन है? ओंकार नाथ। गाड़ी से उतरा है, इसलिए तो पीपीटी से लगाना बहुत जरूरी है। ये खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहनता है, गांधीवादी है, पंडित ओंकार नाथ।
दैनिक पत्र निकालता है, बिजली के यशस्वी संपादक है। क्या है? बिजली के संपादक है, बिजली पत्रिका दैनिक पत्रिका है। खादी का कुर्ता पहनता है और सिंपल चप्पल पहनता है ओंकार नाथ। बिजली पत्रिका के संपादक कौन है? ओंकार नाथ, याद रखना है। और दूसरा वहां से जो उतरा है वो कोट पैंट में है, वो वकील है, पर वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी दलाली करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। श्याम बिहारी तनखा, तनखा नहीं तनखा, श्याम बिहारी तनखा वकील है, कोट पैंट में है, लेकिन वकालत नहीं चलती है पंकज की तरह। तो एक बीमा कंपनी में दलाली करते हैं, बीमा कंपनी में एजेंट होते हैं ना, बीमा कंपनी में। अरे पंकज बीमा कंपनी में है और वकील भी है, तो ये हो गया श्याम बिहारी तनखा। तो याद रहेगा तुमको कि कौन सा वकील है जिसकी वकालत नहीं है। अब इसकी तो खूब चलेगी, इसने तो अभी करी है। तो वकालत नहीं चलती है, उसकी वकील है, कोट पैंट पहनता है, लेकिन बीमा कंपनी में एजेंट है, श्याम बिहारी तनखा। वाह। और तीसरा तो वो है जो प्रेमचंद का मस्तिष्क है। ये हमारी बिरादरी का पात्र है एक ही। तीसरा सज्जन है, रेशमी अचकन पहन रखी है, रेशमी और तंग पजामा। तंग पजामा जानते हो, थोड़ा चिपटमा। अरे तंग पजामा एक तो होता है ढीला ढाला पजामा, एक होता है तंग पजामा। स्किन टाइट बोलते हो जिसको आप, स्किन टच। स्किन टच जींस क्या होता है? स्किन टच जींस, टाइट जींस। जींस तो डेली भी बहुत आती है, कुछ लोग बहुत डेली जींस पहनते हैं, कोई टचिंग जींस पहनते हैं, कुछ तो जींसों को फाड़ फाड़ के पहनते हैं। भाई इनका भगवान भला करे भाई, ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। इन कपड़ों को हम सलूट करते हैं। और ये मुझे कहीं भी ऐसे फटे पैंट दिखते ना, मैं तो वहीं बैठ के देखता हूं उनको। बीवी कहती क्या देख रहा है? मैं चुप, सौंदर्य का अपमान मत कर। कितने पैसे खर्च करे होंगे इसने भाई, श्रृंगार पार्लर में कितने रुपए खर्च करे होंगे इसने, तभी तो ना पैंट फट रहा है। तो तुम लड़कों यदि मेरे असली शिष्य हो, तुम्हें कोई ऐसे फटे पैंट वाली लड़की दिख जाए, वही कुर्सी लगा के बैठ जाओ, जब तक पूरी तरीके से वो ओझल नहीं हो जाए। आप कहोगे गुरुजी लेकिन ये गलत चीज है यार, ये शिक्षा गलत है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सौंदर्य का अपमान हो जाएगा। हम साहित्य वाले ऐसा नहीं करेंगे। बेचारी ने कितनी महंगी पैंट ली है, समझ में आ रहा है तुमको? क्यों पहनते हो ऐसा? और मुझे यकीन है कि कोई हिंदी वाला तो ऐसे कपड़ा नहीं पहनेगा। और भाई हिंदी वाला कोई स्टूडेंट मुझे मिल गया, चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो, मैं उसके फटे पैंट पे कविता लिख के यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, उसका नाम भी बताऊंगा। या तो हरिशंकर परसाई ने लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते, या मैं उसका फटा पैंट के बारे में कविता लिख के सुनाऊंगा। तो ये गलत चीज है, ये कोई पोशाक है क्या? पर तंग पजामा तो ये फिलोसफर है। और देखो ये यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक है। ये पूरे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, ध्यान रखना। तुम्हारा टाइम तो लग रहा है इसमें, हालांकि देखो मैं मान रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। इसमें से कितने सवाल आएंगे कोई निश्चित ही नहीं है। ये अकेला उपन्यास एक तरफ, और तुम्हारे गद्य पद्य के पाठों को तुम पढ़ने में जितना टाइम लगता है ना, अकेले गोदान को पढ़ने में लगता है। और गोदान के लोग इतने क्रेजी होते हैं कि जब सवाल देंगे ना फ्लो में, तो कितने ही सवाल आ सकते हैं, 6-7 तक भी जा सकते हैं। अब 5 तो आएंगे ही आएंगे। तो भाई 3 आदमी उतरे, तीनों का ड्रेसिंग सेंस बताओ। खद्दर का कोट कौन पहनता है? ओंकार नाथ, जो कि बिजली पत्रिका के, दैनिक पत्रिका है, दैनिक भी याद रखना रोज निकलती है, यशस्वी संपादक है। हाँ शुभ दोपहरी सभी को है ना। अरे अब जितना पढ़ा रहा हूं, सुबह से लगा पढ़ा हूं गधे की तरह। अब जितना टाइम मिलेगा लिख लूंगा भाई, मैं कर रहा हूं कोशिश। 15-20 मई तक आ जाएगा सेकेंड ग्रेड का, जान निकालू क्या अपनी। और क्या कह रहा था मैं? और ये जो रेशमी अचकन और तंग पजामा किसने पहन लिया? प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कॉलेज में नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलग अलग चीज होती है। और एक कौन बता दिया है? एक है
पेशे से वकील है, कोट पैंट पहनता है, लेकिन वकालत के अलावा असली काम कर रहा है कि बीमा कंपनी में दलाल है। श्याम बिहारी तनखा। पूछ ले मिस्टर तनखा का पूरा नाम क्या है? श्याम बिहारी तनखा। राय साहब के घर जा रहे हैं, धनुष यज्ञ का प्रोग्राम है, मेहमानों की दावत होगी। हौरी ने शकुन के कितने रुपए दे दिए, जबकि इसके पास खाने के दाना नहीं है, लेकिन परंपराओं का निर्वाह करेगा। कोई सामने वाला शोषण करेगा तो ये करने देगा, और इनके शोषण का धनिया और गोबर विरोध करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों सलामी करते हो? सब कुछ तो देना ही पड़ता है, बेकार करनी पड़ती है, लगान देना पड़ता है, कि सलामी किस बात की? 5 रुपए शकुन के दिए हैं। एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कांच निकाचे, हाथ में खुरपी लिए, मुख पर पाउडर लगवाए, राजा जनक का माली बना बैठा है। कौन? हौरी। क्या क्या पहना दिया है इसको? गुलाबी तो मिर्जई दे दी, गुलाबी पगड़ी बांध दी, घुटने तक कांच निकाचे, हाथ में खुरपी दे दिया, जनक का माली बना दिया है। और गरुड़ से इतना फूल उठाया है कि मानो ये सारा उत्सव उसी की मेहनत से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, एकदम पूरा। कौन? राय साहब। लंबा पूरा आदमी था भाई, ठाड़ा, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग और सरबती रेशमी चादर खूब खिल रही है। पैसे वाले के ठाठ है भाई, है लाल चट हो रहा है, मड़ा गुलाब है पूरा। पंडित ओंकार नाथ ने पूछा, आपकी कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो या वही एक वस्तु है कि नाटक में आनंद आता है मेरे को। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपने रावटी के सामने कुर्सियों पर बिठाया। धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन होगा। नाटक कोई अच्छा ना मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म नहीं, और कोई इतना क्लिष्ट की याद शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं ही एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। किसने लिख दिया? राय साहब। लेकिन ओंकार नाथ को राय साहब की रचना शक्ति में संदेह था कि ये कुछ लिख पाएगा। उसका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबों में ही चमकती है, दीपक की भांति अंधेरे में अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की। कौन मानता है कि प्रतिभा तो केवल गरीबों में ही चमकती है, दीपक की भांति? ओंकार नाथ। तो ओंकार नाथ ने तो मुंह फेर लिया। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में पढ़ना नहीं चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें भी बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक तो कोई भी हो सकता है, मगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छे से अच्छा नाटक भी बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है श्याम बिहारी तनखा। दर्शन शास्त्र के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी, और उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसका शतांश भी नहीं हुआ। पुस्तक किसने लिखी है? बहुत साल की मेहनत से प्रोफेसर मेहता ने। बोले, भाई मैं प्रश्नों का कायल नहीं हूं, मैं चाहता हूं हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। रेखांकित करो। मैं प्रश्नों का कायल नहीं हूं, ये बोल रहे हैं मेहता। हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं। किसे कहा जा रहा है? आप कौन है यहाँ? राय साहब। उन्हें तरह तरह की रियायत देना जानते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का सांप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। और आपकी धारणा है कि किसानों के साथ रियायत होनी चाहिए। तो ये सब बातचीत चल रही है। 3 महत्वपूर्ण पात्र आए हैं, नाम ध्यान रखना। और मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूं कि आपको अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है। हाँ, इसका एक कारण क्या ये नहीं कि मंदी महा से भोजन स्वादिष्ट पक सकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाला, हाँ, गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा अधिक सफल हो सकता है।
और ये गुड़ से ही तो मारने वाला आदमी मीठा बोल के तो खाता है राय साहब। ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर। हाँ, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं है, तो उसका व्यवहार करें। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो इस कथन को आप। यहां प्रेमचंद अपने ही सिद्धांतों को व्यक्त कर रहे हैं प्रोफेसर मेहता के माध्यम से है। क्या कह रहे हो? मुरलीधर कह रहे हैं कि क्लास ऐप में डलवा दिए करो। तो भाई कौन सी क्लास ऐप में डलवा दिया करूं? लाइव देखने में दिक्कत आती है तो क्लास तो सब डली हुई है ना। अब ये क्या, अब बताओ कौन सी क्लास ने डली हुई? जब तुम अभी बता दो, ये मैं अभी फोन मंगवाता हूं और तुमको ऐसे दिखाऊंगा उस क्लास को, तुम क्लास का नाम बताओ। अब जैसे ये क्लास लाइव हो रही है तो बच्चों को क्या भ्रम होता है कि भाई ये क्लास हुई, मान लो ये क्लास 1:30 बजे खत्म हुई, तो उनका ये मानना होता है कि 1:30 बजे ये क्लास आ जाएगी, जबकि ये क्लास अभी ऐप में नहीं गई है। ये क्लास कहां चल रही है? सर्वर पर। कहां चल रही है? सर्वर पर। अब जब हम इसको स्टॉप करेंगे तो सर्वर इसको ग्रहण करेगा। अब सर्वर इसको 1 घंटे में भी ग्रहण कर सकता है और 48 घंटे में भी ग्रहण कर सकता है, उसका टाइमिंग रहता है। आमतौर से ये 2-4 घंटे में अपने खाने में पहुंच जाती है। अब बच्चा ये सोचता है क्लास खत्म हो गई तो क्लास क्यों नहीं आई। लाइव के टाइम पर आप लाइव नहीं है तो ये मानकर चलो कि वो क्लास 2 घंटे से 48 घंटे के बीच में कभी भी आएगी, तुरंत तो नहीं आएगी, तुरंत तो नहीं आएगी। और कुछ मैंने गोदान वाली जो क्लास है, जो कॉलेज लेक्चरर में मैंने पढ़ाई थी, 5-6 क्लास है, वो 5-6 क्लास मैंने एक साथ डलवा दी। गोदान की डलवा दी, कबीर दास की और बालकांड की भी आपको क्लासेज वहां मिल गई होंगी एक साथ फोल्डर में। कल मैंने खुद ने चेक किया है, इनके कहने को नहीं मानता हूं मैं। अब इन बच्चों को जोड़ना, तुमको जोड़ना शेष है। ऑफलाइन वाले बच्चों को आज कल में जोड़ देंगे, आज ही जोड़ देंगे, है ना। तो ये है, तो देखो इसको पढ़ो ध्यान से देखो। मैं तो केवल इतना समझता हूं कि हम या तो साम्यवादी हैं या तो नहीं है तो उसका व्यवहार करें, नहीं तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूं, खुद प्रेमचंद ही मान लो। मेहता के माध्यम से प्रेमचंद अपने जीवन को व्याख्यायित कर रहे हैं कि भाई मांस खाना बुरा समझते हो तो मत खाओ, खाना अच्छा समझते हो तो खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। लेकिन अच्छा भी ना समझो और खाओ, और मना करो और ना करो और खाओ, ये तो नकली जिंदगी हुई। तो उदाहरण दिया उन्होंने, अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना, यह मेरी समझ में नहीं आता। कि अच्छा समझ रहे हो तो खाओ ना, खुलकर, छिपना क्यों। और मैं तो इसे कायरता भी कहता हूं और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। ये कथन यूजीसी का आया हुआ सवाल है। ये जो मांस वाला जो उदाहरण दिया है, नकली जिंदगी का जो विरोध है, मेहता के द्वारा किया गया है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे, अपमान आघात को धैर्य उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। अब इनकी आपस में बात चल रही है और ये बात अपने लेवल की बात कर रहे हैं, धर्म के बारे में, प्रजा के बारे में,